नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। इजराइल ने ईरान पर की जवाबी कार्रवाई, सैन्य ठिकानों पर की बमबारी। नेतन्याहू ईरान पर हमले की कर रहे हैं निगरानी। अमेरिका ने कहा इजराइल को आत्मरक्षा का है अधिकार। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ा। पाकिस्तान में शांति, सुरक्षा और महिलाओं की दयनीय स्थिति की भी खोली पोल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर घमासान, एमवीए में अभी भी 33 सीटों पर पेच फंसा। सपा और कांग्रेस के बीच भी दिखी तनातनी। राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रमनदीप सिंह को मिला मौका। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जी हां, ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ये कहना है आईडीएफ का। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान में कई विस्फोट, करज शहर में सुनी गई विस्फोट की आवाजें। तेहरान के आसपास 6 विस्फोट की आवाजें सुनी गई। वहीं अमेरिका का कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ईरान पर हमले की निगरानी कर रहे हैं। तो ईरान पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। करज शहर में विस्फोट की खबर है। तेहरान के आसपास 6 विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल के लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इजराइल ने ईरान पर यह जवाबी कार्रवाई की है। ईरान पर इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक कह सकते हैं। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये एयर स्ट्राइक की गई है। राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। करज शहर में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई। तो आपको बता दें, ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। नेतन्याहू इस हमले की पूरी निगरानी कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान में कम से कम 6 विस्फोट हुए हैं। तो तेहरान में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई। करज शहर में भी विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। अमेरिका का इस पर कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। ईरान पर हमले में कोई भागीदारी अमेरिका का कहना है कि अमेरिका की नहीं है। तो इजराइल ने ईरान पर यह जवाबी कार्रवाई की है। बड़ी खबर, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये तमाम हमले किए गए हैं। करज शहर में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। तेहरान के आसपास 6 विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई। तो जैसा कि उम्मीद थी, इजराइल ने ईरान पर यह जवाबी कार्रवाई की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक हुई है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये एयर स्ट्राइक हुई है। तेहरान के आसपास विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गईं। करज शहर में भी विस्फोट की आवाजें सुनाई दी गई हैं। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये तमाम विस्फोट किए गए हैं। इजराइल ने तेहरान समेत कई शहरों में ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। खुद इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि की है। इजराइल सैन्य बल के प्रवक्ता ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कार्रवाई की गई है और तेहरान के आसपास विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। वहीं करज शहर में विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थीं और उसी के बाद से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। प्रबल आशंका थी इस बात की इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा और देखिए ईरान पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक हुई है। क्योंकि जिस तरह का अटैक इजराइल पे हुआ था तो ये कयास लगाया जा रहा था कि इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन होगी, पर इजराइल ने उस वक्त साफ किया था कि वो रिटेलिएट अपने हिसाब से और अपने टाइमिंग पे देंगे। तो क्लियरली ये जो तेहरान पर अटैक्स किए हैं ये इजरायली रिटेलिएशन का पार्ट है और इजराइल ने यूएस को नोटिफाई किया, इनको बताया व्हाइट हाउस को और प्रेसिडेंट बाइडेन को कि हम रिटेलिएट करने वाले हैं और स्ट्राइक करने वाले हैं। जस्ट जो स्ट्राइक्स के जस्ट पहले और बेसिकली मिलिट्री टारगेट्स तेहरान के अराउंड इन्होंने किए हैं, जो बोथ इजराइल ने कंफर्म किया है और ईरान भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ हमारे जो स्टेट का जो कैपिटल है उसके अराउंड बड़े धमाके हुए हैं, एक्सप्लोजन्स हुए हैं। जी लेकिन अब ये है अमृतपाल के जैसे कि देखिए अमेरिका ने भी कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करे और अगर ईरान जब फिर से कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। जिस तरह का हम लोगों ने देखा है इजराइल किसी तरह से चुप नहीं बैठेगा, तो ऐसे में ये युद्ध किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए स्पिलओवर का तो खतरा है ही। तभी वर्ल्ड पावर्स जब अटैक किया था ईरान ने इजराइल पे, तो ये अब कहा जा रहा था कि कंडेम किया था ईरान को, पर उन्होंने कहा था कि इसको एस्केलेटरी लैडर पे ना लेके जाएं और इसको और स्पिलओवर इसका नहीं होना चाहिए। और तो अब ये है कि इजराइल ने उस वक्त क्योंकि ग्लोबल प्रेशर था रिस्पॉन्ड नहीं किया था, पर इजराइल ने वक्त लिया और फिर रिस्पॉन्ड किया। मेरा ख्याल है कि ईरान अभी नहीं एकदम जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा और पर जैसे मैंने कहा कि खतरा एस्केलेशन का कि रीजनल स्पिलओवर का इंक्रीज करके रहता है। ऑब्वियसली अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट वहाँ की हुई है, तो अगर ईरान ऐसी कोई मिसएडवेंचर करता है इजराइल की तरफ, तो अमेरिकन ने क्लियर किया हुआ है कि अमेरिकन साइड करेंगे इजरायलीज के साथ। तो वो मेरा ख्याल है एक तरीके का थ्रेट है और डेटरेंट थ्रेट है ईरान को कि आपके मुफाद में नहीं है कि आप इसको एस्केलेट करें। जी और बिल्कुल जिस तरह का इजराइल का अब तक का रुख देखा है तो उसके मुताबिक इजराइल ने ये साबित कर दिया है कि हमसे अगर भिड़ोगे या हमारे किसी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाओगे तो उसका हम बदला लेंगे और वो भी बड़ी लेवल पे बदला लेंगे। तो उस तरह के रुख को देखते हुए भी शायद ईरान उस तरह से रिएक्ट ना करे। जी ईरान ये रियलाइज करता है कि इस लड़ाई में इजराइल एक लेवल पर ज्यादा पावरफुल है, पर ईरान
अपनी एक जो ईरान की एक स्टेटेड पॉलिसी है, बाकी ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो सीरिया में हैं, चाहे हिजबुल्ला है, ईरान की एक स्टेटेड पोजीशन है, तो ईरान दिखना नहीं चाहेगा कि इस जंग में किसी तरह से हार रहा है, क्योंकि गजा में लड़ाई चल ही रही है और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है ईरान का कि हम पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करेंगे। तो ईरान जियोपॉलिटिक्स है, ईरान अभी ऐसा नहीं है कि चुप करके बैठेगा। ईरान ये हो सकता है कि फुल फ्लेज्ड अटैक अभी रिटेलिएशन ईरान ना करे, पर उसके प्रॉक्सीज जहां जहां हैं, हुदीज को वो सपोर्ट करता है, वहां से कुछ तरह की रिटेलिएशन कुछ दिनों बाद हो। अमृतपाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ये एयर स्ट्राइक हुआ है तो हो सकता है इसका असर दुनिया के जो हवाई यातायात है उस पर भी पड़ा हो, तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने यातायात को निलंबित किया है या रोका है? जी, अभी ये थोड़ा कहना अर्ली होगा, क्योंकि तेहरान की एयर स्पेस इन्होंने क्लोज कर दी है। तो कोई भी जो आप फ्लाई आउट नहीं कर सकते फिलहाल तेहरान से, और फ्लाई इन भी नहीं कर सकते। जी, ये भी बताइए कि जो ये एयर स्ट्राइक हुई है तो इजराइल ने कौन कौन से टारगेट हिट किए हैं? एसेंशियली मिलिट्री टारगेट हिट किए हैं इन एंड अराउंड तेहरान, जो इरानियन कैपिटल है। उन्होंने बेसिकली ये एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक असॉल्ट है, और हालांकि किस किस्म का डैमेज हुआ है ये अभी जानना बाकी है, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि हमने प्रिसाइज स्ट्राइक्स की हैं मिलिट्री टारगेट्स पर, और ईरान ने भी ये माना है कि उन पर स्ट्राइक्स हुई हैं, पर दोनों ही साइड्स ने ये नहीं शेयर किया कि कितना नुकसान हुआ है। पर हाँ, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि बड़ी एक्सप्लोजन सुनी गई तेहरान के और तेहरान के आसपास के इलाकों की, और ब्लास्ट हुए हैं। ये खुद उनके इरानियंस ने, प्रेस टीवी जो उनका ऑफिशियल टीवी है उसने माना है, और जो लोगों की बाइट साउंड बाइट्स मीडिया पे चल रही हैं वो ये हैं कि बड़े धमाके हुए, बड़ी एक्सप्लोजन्स हुए, और काफी बड़ी साउंड्स आई, जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं तेहरान के आसपास और तेहरान के अराउंड, उनको लेके। तो ये क्लियरली बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है, पर कितना नुकसान हुआ है ये अभी दोनों साइड्स ने क्लियर नहीं किया है। अमृत, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है वहां पर वो क्या है? क्या अभी और भी धमाके हो सकते हैं या अभी वहां पर स्थिति सामान्य हो गई है? नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा दोहराएं सवाल। अभी जो जिस तरह से इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है, क्या और भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि अभी और भी धमाके हो सकते हैं? ऐसा कोई संकेत इजराइल ने दिया नहीं है अभी। उन्होंने आपने खुद बाइट्स उनकी स्टेटमेंट चलाई, उन्होंने कहा वी लॉन्च प्रिसाइज बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। अब आगे उनकी क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने कोई पब्लिक में शेयर नहीं की, पब्लिक डोमेन में नहीं की है। जी, तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ईरान पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये कार्रवाई की गई है। इजरायली रक्षा बल के मुताबिक ईरान में सैन्य ठिकानों पर ये हमला किया गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये बड़ा हमला हुआ है। राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। तेहरान के आसपास विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। करज शहर में भी विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई है। तो राजधानी तेहरान में कई विस्फोट हुए हैं। तेहरान के आसपास विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। करज शहर में भी विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। नेतन्याहू इस पूरे हमले की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल लगातार बने हुए हैं और इस बड़ी खबर पर पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमृतपाल, हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जिन्हें टारगेट करके इजराइल ने यह हमला किया।
देखिए, जो अभी पब्लिक डोमेन में जानकारी है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, खास करके जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, IRGC, उनकी फौज ईरान की, उनके जो ठिकाने थे उस पर ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स किए गए। मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं और जो IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है, इन रिस्पॉन्स टू मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस अटैक्स फ्रॉम द regime in Iran against the state of Israel, right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. तो क्लियरली मिलिट्री टारगेट्स को इजराइल कह रहा है कि वो अटैक कर रहा है और सिविलियन पॉपुलेशन को या और इसी बीच अमृतपाल, खबर आ रही है कि इराक ने सभी हवाई यातायात निलंबित कर दिए हैं इस हमले के बाद। जी, बाज़ाहिर है कि अगर आप मिसाइल अटैक्स करेंगे तेहरान के इन एंड अराउंड तो एयर स्पेस तो क्लोज हो ही जाएगी। तो सभी जो एरियाज हैं आसपास एहतियात के लिए, उसमें उसको एक तरह का न्यूट्रलाइज जोन बना दिया जाता है। तो उसी के चलते जैसे आप कह रही हैं कि इराक ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी होगी। जी चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए अमृतपाल, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आपको बता दें, हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि उसकी ये हरकत गलत सूचना फैलाने और शरारतपूर्ण उकसावे वाली है। बदलते परिवेश में शांति का निर्माण कर रही महिलाओं मुद्दे पर UNSC की खुली बहस में भारत ने अपना वक्तव्य दिया और बैठक बुलाने के लिए स्विट्जरलैंड को धन्यवाद दिया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ये घृणित है, फिर भी पूरी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान ने गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने के लिए शरारती उकसावे वाली अपनी रणनीति का विकल्प चुना है। We are well aware that the condition of women belonging to minority communities, notably Hindus, Sikhs and Christians, in that country remains deplorable. An estimated 1,000 women of these minority communities, as per data of the Human Rights Commission of that particular country, are subject to abduction, forced religious conversions and forced marriages every year. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की दावेदारी के बीच लोगों की भारतीय अमेरिकी समुदाय में दिलचस्पी बढ़ गई है। भारतीय अमेरिकी अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है सार्वजनिक स्वास्थ्य, जहां भारतीय डॉक्टर ने अपना लोहा मनवाया है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष की ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के बीच कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं में से एक है स्वास्थ्य का मुद्दा और भारतीय अमेरिकी डॉक्टर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं।
न्यू जर्सी में डीडी न्यूज की टीम की मुलाकात हुई डॉक्टर अविनाश गुप्ता से, जो काफी समय से मॉनमाउथ अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। चुनाव के मद्देनजर उन्होंने बताया कि कैसे यूएसए में ड्रग्स और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। पब्लिक हेल्थ में अभी ओपन बॉर्डर्स के चलते काफी ड्रग्स आ रहे हैं सदर्न बॉर्डर से, और ड्रग एडिक्शन का तो एपिडेमिक है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत एपिडेमिक रूप में फैल गया है, क्योंकि यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर वैसा नहीं है इंडिया के जैसा, तो लोग को कोई सोशल सपोर्ट नहीं रहता है, तो उसके लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है। डॉक्टर गुप्ता ने कई दशकों तक न्यू जर्सी में मरीजों का इलाज किया है और उनके मरीज उन पर बहुत भरोसा करते हैं। वो कम से कम 20 से ज्यादा सालों से मेरे डॉक्टर हैं, और अब तक मैं जितने भी डॉक्टर से मिला हूँ वे उनमें से सबसे अच्छे हैं। वो लगभग 25 सालों से मेरे डॉक्टर हैं। उससे पहले 25 सालों तक वो मेरे माता पिता के डॉक्टर थे। यहाँ हमें हृदय संबंधी सबसे अच्छी देखभाल मिल रही है। वो अपनी मरीजों के साथ बहुत अच्छे हैं, और जब भी आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो वे आपकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। भारतीय मूल के डॉक्टर्स ने यहाँ अमेरिका में एक अलग मुकाम हासिल किया है, जहां वो अपनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। वहीं उनका स्वभाव, उनके संस्कार दोनों देशों के घनिष्ठ संबंध को और मजबूत करता है। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, न्यू जर्सी। और बात करें विधानसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी अभी भी जारी है। सीट बंटवारे पर ना तो कांग्रेस झुकने को तैयार है और ना ही शिवसेना। यूबीटी सीटों को लेकर समझौता कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से महाराष्ट्र के प्रदेश नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल कल कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर फिर से चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी नहीं की गई। बैठक में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच जमकर नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने प्रदेश नेतृत्व पर कांग्रेस की सीटों को सहयोगी दलों को देने का आरोप लगाया। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट पर नाराजगी व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा कि थोराट ने मुंबई और विदर्भ की कई सीटें सहयोगी दलों को दे दी, जिनमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की सीटें भी शामिल हैं। राहुल गांधी की नाराजगी रमेश चेन्नीथला और नाना पटोले को भी झेलनी पड़ी, जो अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को लेकर बात कर रहे थे। इससे पहले कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और बाकी बची 33 सीटों पर भी जल्द फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन अभी भी 33 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इधर कांग्रेस और सपा में भी रार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी भी मुंबई में 5 सीटों की मांग कर रही है। सपा के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष अबू आजमी ने एमबीए को धमकी दे दी है कि 5 सीटें नहीं मिलने पर सपा 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले को महाविकास अघाड़ी अब कैसे सेट करती है। और महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले खुद इस बार नागपुर ग्रामीण की कामठी विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। बावनकुले ने न सिर्फ खुद की जीत के प्रति वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, बल्कि लाडली बहनी, किसान बिजली माफी जैसी विकास योजनाओं की बदौलत फिर से महायुति की जीत का दावा कर रहे हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। सबकी निगाहें तो आपकी तरफ हैं कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो रहा है, तो अभी तक कहाँ समन्वय पहुंचा है आपका सीटों को लेकर? नहीं, देखिए 288 सीटों में 277 सीटों पर हमारी बातचीत पूरी हो चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से
कोई विवाद न होते हुए हमारे तीनों नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने इसको निर्णय किया है और ये बहुत अच्छा सिग्नल है। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप लोग उभर के आए थे, इस बार आपके पास एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर हो सकता है? महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे उस समय, काम किया है। अभी 2.5 साल में एकनाथ शिंदे सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार डबल इंजन सरकार काम कर रही है और हम जनता को हमारे विकास काम पे वोट मांगने वाले हैं। तो हमारी 2.5 करोड़ लाडली बहना है, 42 लाख किसानों का बिजली बिल माफ किया है, 1 रुपया में क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है हमारे महाराष्ट्र में। तो ये जो है 48 योजना को लेकर हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार की। जब हमें 48 योजना के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से हम सबको साथ में ले रहे हैं, आदिवासी समाज हो, मागासवर्गीय समाज हो, और हमने कॉन्फिडेंस दिया है हमारे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वर्ग, मागास वर्ग को, कि मोदी जी हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में है, हमारी सरकार है, तब तक आरक्षण को कोई धक्का नहीं लगाएगी, आरक्षण को कोई डैमेज नहीं करेगी। ये हमारे पार्टी का और हमारे मोदी जी का संकल्प है। जब हम सब कुछ हमारे पिछड़े वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए देश को आगे लेके जाने की काम कर रहे थे, मुझे लगता है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर वोट लिए थे, कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी संविधान बदलने वाले ऐसे झूठ बोल के वोट लिया। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को कहा कि ये आरक्षण निकालने वाले आदिवासियों का झूठ बोल के वोट लिया। हमारी बहनों को कहा कि 8,500 रुपये महीने ये खटाखट देंगे। कांग्रेस पार्टी योजना बंद करेंगी, बीजेपी आएगी तो सारी योजना चालू रहेगी। ये हम हार्ट टू हार्ट लोगों को बताएंगे। तो ये थे प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका कहना है कि जो तमाम जितने भी चीज़ें हो रही हैं, विकास के जो कार्यक्रम हुए हैं, उसके लगातार जनता के बीच में एक अच्छा रिस्पॉन्स गया है और निश्चित तौर पर वो जीत का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, नागपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।